तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल 2K क्लासेस में। ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सेमेस्टर 5 का एग्जाम हो रहा है। ठीक है ना। तो सेमेस्टर 5 मेजर 10 हिस्ट्री, जो कि 29 जुलाई को है एग्जाम आप लोग का। ठीक है ना। एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए मैंने इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। तो चलिए, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आपका टाइम जहाँ नहीं करते। ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन करें। ठीक है। अथवा प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों की विवेचना करें। ठीक है। क्वेश्चन दोनों में से कोई भी पूछ दे, ठीक है भाई, कि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन करें या तो फिर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का विवेचना करें। ठीक है। क्वेश्चन ये दोनों में से कोई भी अगर आपको पूछ दे एग्जाम में, तो दोनों का आंसर मैं बता देता हूं। दोनों का आंसर आपको जिस तरह बताऊंगा उसी तरह आपको लिख देना है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है यहीं पे। ठीक है ना। क्या बोला है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन करें और प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का विवेचना करें। ठीक है। मैंने पहले बता दिया कि दोनों क्वेश्चन अगर कोई भी पूछ दे, दोनों क्वेश्चन में से आंसर आपको यही लिख देना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जानेंगे इसका आंसर हम। क्या बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को हुआ था। ठीक है। और लगातार 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चली थी। लगातार चला था कब तक भाई? 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है ना। इस युद्ध को महायुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। विश्व युद्ध को, प्रथम विश्व युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? महायुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, महान युद्ध। ठीक है। चलिए, यह युद्ध केवल यूरोप के इतिहास में नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। क्या बोल रहा है? यह जो युद्ध है ना, वो केवल यूरोप के इतिहास में नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ठीक है। इस समय विश्व दो भागों में बट गया था। जब विश्व युद्ध हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध, तो भाग कितने भागों में बट गया था विश्व हमारा? दो भागों में बट गया था। ठीक है। कितने भागों में? दो भागों में, जिन्हें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दो राष्ट्र में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में। ठीक है। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? जो जीते हुए देश थे वे, और जो हारे हुए देश थे वो इसमें थे। ठीक है ना। चलिए, आगे क्या है। प्रथम विश्व युद्ध, क्या बोल रहा है आगे, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 एक वैश्विक संघर्ष था। ठीक है। जिसमें दुनिया के कई देश शामिल थे। ठीक है ना। क्या बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक जो चला, उसमें एक वैश्विक संघर्ष था। वो क्या था? एक वैश्विक संघर्ष था जिसमें दुनिया के कई देश शामिल थे। ठीक है ना। चलिए, आगे क्या है। यह युद्ध यूरोप में शुरू हुआ और जल्द ही दुनिया में अन्य हिस्सों में फैल गया। युद्ध कहाँ से शुरू हुआ था भाई? तो यूरोप से शुरू हुआ था। ठीक है। और तुरंत ही क्या हो गया? अन्य हिस्सों में भी फैल गया। ठीक है ना। चलिए, दुनिया के अन्य हिस्सों में, अन्य देशों में। फिर क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध होने का कोई एक प्रमुख कारण नहीं था। प्रथम विश्व होने का कोई एक प्रमुख कारण नहीं था, बल्कि ऐसे बहुत से कारण जिससे एक भयानक युद्ध को जन्म दिया। ऐसे बहुत से कारण थे जिसने क्या किया? एक भयानक से युद्ध का जन्म दिया। ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? चलिए जानते हैं। पहला है सेनावाद, मतलब कि सेना को बढ़ावा देना। ठीक है। कोई भी देश चाहता था कि मेरा सेना बढ़े। ठीक है। तो उसको देख के दूसरा देश भी चाहता था कि ये सेना बढ़ा रहा है, कहीं मेरे पे आक्रमण ना कर दे, तो वो भी बढ़ाता था। ठीक है। फिर साम्राज्यवाद। ठीक है ना। शक्तिशाली होना चाहता था कोई भी देश। उग्र राष्ट्रवाद। ठीक है। गुप्त कूटनीति, है ना। हथियारों का होड़। जर्मनी और फ्रांस का शत्रुता, मतलब दुश्मनी। ठीक है। ऑस्ट्रिया आर्क ड्यूक ड्यूक की हत्या। ठीक है ना। यही मेन कारण है इसके। इसी के कारण से क्या हुआ था, और वहां पे यूरोप में झगड़ा हुआ था। ठीक है ना। परस्पर रक्षा सहयोग। ठीक ठीक है। जनमत एवं संचार पत्र। ठीक है। फिर अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव, है ना। चलिए, सबसे पहले जानते हैं हम, क्या जानेंगे? सेनावाद क्या है, इसको एक एक करके जानते हैं। ठीक है। तो सेनावाद, ठीक है, युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण सेनावाद था। ठीक है। सेनावाद एक ऐसी अवधारणा थी 19वीं शताब्दी के दौरान पूरे यूरोप में व्यापक रूप से फैली थी।
ठीक है, सेनावाद एक महत्वपूर्ण कारण था, ठीक है ना। सेनावाद एक ऐसी अवधारणा थी जो 19वीं शताब्दी के दौरान पूरे यूरोप में व्यापक रूप से क्या हुई थी, फैली थी, ठीक है। इसमें राष्ट्र को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए प्रेरित किया। क्या किया इसने, राष्ट्र को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए क्या किया, प्रेरित किया, ठीक है। और हथियारों की होड़ को बढ़ावा दिया, ठीक है, हथियारों को होड़ को क्या किया, बढ़ावा दिया। इसमें देशों के बीच तनाव पैदा हुआ, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक देश है, मान लीजिए यूरोप ही है, तो यूरोप अपने सेना को बढ़ा रहा है या तो अपने हथियारों में होड़ कर रहा है, हथियार बढ़ा रहा है, तो दूसरा देश क्या सोचेगा कि वो मेरे पे भी आक्रमण कर सकता है, ये अपने आप को मजबूत कर रहा है तो वो मेरे पर भी आक्रमण कर सकता है, तो ये भी अपने आप को मजबूत करने लगा, सेना बढ़ाने लगा, फिर हथियार का होड़ करने लगा, समझे। इससे क्या हुआ, और दोनों देशों के बीच में झगड़ा का ये हो गया, उत्पन्न हो गया, ठीक है। क्योंकि वे एक दूसरे को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए संघर्ष करने लगे थे, ठीक है। जब एक देश खुद को ताकतवर बनाएगा तो दूसरा भी सोचेगा कि मैं भी बनाऊंगा, इसी कारण से दोनों के बीच में क्या हुआ, झगड़ा हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, उग्र राष्ट्रवाद, ठीक है। तो उग्र राष्ट्रवाद क्या है, चलिए, उग्र का मतलब ये राष्ट्रवाद, ठीक है। उग्र राष्ट्रवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक मौलिक कारण बना, ठीक है। यूरोप के सभी राष्ट्र में इनका समान रूप से विकास हुआ, ठीक है। क्या बोल रहा है, यूरोप के सभी राष्ट्रों में इसका समान रूप से विकास हुआ, यह भावना तेजी से बढ़ती गई, ठीक है। उग्रवाद का जो भावना है वो तेजी से बढ़ती गई, आगे क्या है, तेजी से बढ़ती गई कि समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के व्यक्ति एक साथ मिलकर रहने और कार्य करे, ठीक है। क्या बोला गया कि समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा, ठीक है, के व्यक्ति एक साथ मिलकर रहे, ठीक है, और कार्य करे तो उसकी अलग पहचान बनेगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, जब समान जाति, धर्म और भाषा के ऐतिहासिक परंपरा के व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है, और कार्य करेंगे तो क्या होगा, उनका अलग पहचान बनेगा, ठीक है ना, उसकी प्रगति होगी, है ना, यही बोल रहे थे। चलिए आगे क्या है, साम्राज्यवाद, ठीक है ना। तो साम्राज्यवाद देशों के मजबूत और अधिक शक्तिशाली बनाने का एक मकसद था, ठीक है, जिसके कारण देशों के बीच तनाव पैदा हुआ। क्या हुआ, जिसके कारण देशों के बीच तनाव पैदा हुआ, ठीक है। साम्राज्य मतलब कि एक साम्राज्य अपने आप देश, ठीक है, खुद के साम्राज्य को ताकतवर बनाना चाह रहा है तो दूसरा भी बनाएगा ही, ठीक है। यही यही मेन मुद्दा था कि एक दूसरे को शक्तिशाली बनाना चाहता था, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, जर्मनी और ब्रिटेन ने अपने साम्राज्यों के निर्माण के लिए, ठीक है, साम्राज्यवाद का इस्तेमाल किया, है ना, जिसके कारण उनके बीच तनाव पैदा हुआ। मैंने अभी बोला, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया जर्मनी आपका और ये हो गया ब्रिटेन, दोनों खुद को ताकतवर बनाना चाहता था, जिसके कारण से ही क्या हुआ, झगड़ा पैदा हुआ या फिर तनाव पैदा हुआ दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ कई देशों ने साम्राज्यवाद का इस्तेमाल किया। जब ये दोनों देशों को देखा गया तो दूसरे देश भी क्या हुए, इनको देख के क्या हुए, सोचे कि हम भी अब ताकतवर बनेंगे, ठीक है ना, और इनके बीच में भी क्या हो गया, तनाव सब पैदा हो गया, क्योंकि वह सबसे ऊंचा दिखना चाहते थे, है ना। कोई भी देश है, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए ब्रिटेन अभी ताकतवर है तो जर्मनी भी सोचेगा मैं भी ताकतवर बनूंगा, यूरोप भी सोचेगा, ठीक है, चीन भी सोचेगा, फ्रांस भी सोचेगा, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे ये तनाव हुआ था, पैदा हुआ था सबके बीच में, ठीक है। चलिए फिर क्या है, गुप्त कूटनीतियां, ठीक है। तो पहले के जो लोग थे ना, पहले के जो साम्राज्य राजा ये सब थे, सम्राट सब क्या करते थे, गुप्त कूटनीतियां करते थे। कैसे, क्योंकि देश एक दूसरे पर लाभ पाने के लिए गुप्त रूप से अपने गठबंधनों और रणनीति पर बातचीत करते थे, ठीक है। किस पे बातचीत करते थे, गठनीति और रणनीतियों पे बातचीत करते थे, ठीक है। चलिए आगे क्या है, हथियार की होड़, ठीक है। देश अपनी सेना शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे। क्या बोल रहा है, देश अपनी सेना शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे, जिससे हथियारों की होड़ शुरू हो गई, है ना। चलिए आगे क्या है, छठा नंबर है जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता। जर्मनी और फ्रांस की जो दुश्मनी थी वो, ठीक है ना। जर्मनी और फ्रांस एक मध्य पुरानी दुश्मनी थी, ठीक है।
जर्मनी और फ्रांस के बीच क्या थी? मध्य पुरानी दुश्मनी थी। फ्रांस सदैव जर्मनी को नीचा दिखाने का प्रयास में लगा रहता था। ठीक है, जो फ्रांस है वो जर्मनी को हमेशा नीचा दिखाने के प्रयास में लगा रहता था। दूसरी ओर जर्मनी भी फ्रांस को शक्तिहीन बनाए रखना चाहता था। ठीक है, इसलिए जर्मनी ने फ्रांस को मित्रविहीन बनाए रखने के लिए त्रिगुट समझौता किया। ठीक है ना। बदले में फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध अपने ठीक है जर्मनी के विरुद्ध अपने सहयोगी राष्ट्रों का गुट बना लिया। ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता इतनी बढ़ गई थी। ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता इतनी बढ़ गई थी कि इसने युद्ध को बुलावा दे दिया। ठीक है, दोनों देशों के बीच में इतनी शत्रुता बढ़ गई, इतनी दुश्मनी बढ़ गई कि दोनों के बीच क्या हो गया? युद्ध का बुलावा दे दिया। ठीक है ना। चलिए, सातवां है ऑस्ट्रिया ठीक है आर्कड्यूक की हत्या। जो ऑस्ट्रिया आर्कड्यूक थे उसकी हत्या। ठीक है, तो क्या हुआ? ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक की हत्या ब्लैक हैंड संगठन ने किया था। ठीक है ना। किसने किया था? एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक का हत्या किसने किया था? तो ब्लैक हैंड ने किया था। ब्लैक हैंड संगठन ने किया था। ठीक है ना। चलिए, वह चिंगारी थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की। मैंने पहले बोला था इसी के कारण से प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। ठीक है ना, जिसमें 9 मिलियन लोग मारे गए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद का प्रकोप बहुत बड़ा था। ठीक है, प्रथम युद्ध के बाद का प्रकोप क्या था? बहुत बड़ा था, क्योंकि इसमें बहुत लोग मारे गए थे। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्या बोल रहा है? परस्पर रक्षा सहयोग। ठीक है, संपूर्ण यूरोपीय राष्ट्र ने आपसी सहयोग के लिए रक्षा समझौते और संधियां कर ली। ठीक है, क्या बोल रहा है? संपूर्ण यूरोपियन राष्ट्र ने आपसी में क्या कर लिया? सहयोग के लिए रक्षा समझौते और संधियां कर ली। ठीक है, इन संधियों का सीधा सा अर्थ यह था कि यदि यूरोप के किसी एक राष्ट्र पर ठीक है किसी एक राष्ट्र पर शत्रु राष्ट्र की ओर से हमला होता है, ठीक है, तो ठीक है उत्तर राष्ट्र की रक्षा हेतु सहयोग राष्ट्र को सहायता के लिए आगे आना होगा। ठीक है ना, यही था समझौता उन लोगों का। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है? 9वां नंबर है जनमत एवं समाचार पत्र। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के लिए तत्कालीन जनमत की कम उत्तरदायी नहीं था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए तत्कालीन जनमत की क्या थी? कम उत्तरदायी नहीं थी। प्रत्येक देश के लिए राजनीतिक ज्ञान, दार्शनिक और लेखक अपने लेखकों ठीक है अपने लेखों में युद्ध की वकालत करते थे। ठीक है, पूंजीपति वर्ग भी अपने स्वार्थ में युद्ध का समर्थक बन गया। ठीक है ना। सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका समाचार पत्रों की थी। सबसे अधिक भूमिका किसकी थी? समाचार पत्रों की थी। ठीक है ना। प्रत्येक देश का समाचार पत्र दूसरे राष्ट्र के विरोध में झूठ और भड़काऊ लेख प्रकाशित करता था। ठीक है, इसमें क्या थे? विभिन्न राष्ट्रों एवं वहां की जनता ठीक है जनता में कूटता उत्पन्न हुई। जब कोई भी देश दूसरे देश के बारे में क्या बोलेगा? झूठा बात बोलेगा। ठीक है, और भड़काऊ बात बोलेगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां के विभिन्न राष्ट्रों एवं वहां के जनता में क्या होगी? कूटता उत्पन्न होगी। ठीक है ना, क्रूरता। चलिए आगे क्या है? 10वां नंबर है अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सेनावाद और उग्र राष्ट्रीयवाद पर नियंत्रण लगाकर विभिन्न राष्ट्रों के बीच क्या कर सके? सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अपनी मनमानी कर रहा था। जो प्रत्येक राष्ट्र था वो स्वतंत्र रूप से अपनी क्या कर रहा था? मनमानी कर रहा था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं था कि उन लोगों को समझा के और युद्ध को दबा दे। ठीक है, चलिए आगे क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। ठीक है, मैंने पहले बता दिया प्रथम विश्व युद्ध के कारण पूछे या प्रभाव पूछे। ठीक है, आपको क्वेश्चन में इसी तरह से लिखना है जिस तरह मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो अगर कारण पूछ दे तो पहले आपको कारण लिख लेना है, उसके बाद आपको प्रभाव भी लिखना है। अगर प्रभाव पूछ दे
तो आपको पहले कारण लिखना है, उसके बाद प्रभाव लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव क्या क्या थे। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव निम्नलिखित प्रभाव पड़े। ठीक है, क्या क्या पड़े चलिए जानते हैं। पहला है साम्राज्यों का पतन। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया, हंगिया, रूस, जर्मन और ओटमन साम्राज्य जैसे महाशक्तिशाली, ठीक है, शक्तिशाली या महाशक्तिशाली बोलो, शक्तिशाली साम्राज्यों का पतन हो गया। ठीक है ना, इतने सारे देशों का क्या हो गया, पतन हो गया, मतलब साम्राज्य खत्म हो गया। ठीक है, फिर क्या है, नए राष्ट्रों का उदय। ठीक है, तो युद्ध के बाद पोलैंड, योगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और अन्य जैसे कई राष्ट्रों का उदय हुआ। ठीक है, चलिए आगे क्या है, राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है, तो युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय सहयोग और शक्ति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। हालांकि यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सफल नहीं रहा। क्या बोल रहा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई, युद्ध के बाद। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग और शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इसको क्या किया गया था, स्थापना किया गया था इस राष्ट्रीय संघ का। हालांकि यह अपने लक्ष्यों पर प्राप्त करने के लिए क्या किया, सफल नहीं रहा। ठीक है ना, ये पूरी तरह से सफल नहीं रह पाया। अमेरिका शक्ति का उदय, ठीक है, सॉरी, अमेरिकी शक्ति का उदय। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, युद्ध के बाद क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, चलिए सातवां है संधियों का प्रभाव। ठीक है, वर्साय संधि, वर्साय की संधि सहित कोई संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, चलिए आगे क्या है, छठा है जीवन की हानि। ठीक है, युद्ध में लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए, जिससे परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, चलिए आगे फिर है सातवां नंबर, विस्थापन और पलायन। ठीक है, तो युद्ध के कारण लाखों लोग विस्थापन हुए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले गए, अपने घरों में भागने पर मजबूर हुए। ठीक है, जो वहां पे गए थे वे अपने घर भी भागे। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या है, महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन। ठीक है, चलिए युद्ध के दौरान महिलाओं ने कारखानों और अन्य क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिससे समाज और उनकी भूमिका में बदलाव आया। ठीक है, जब युद्ध के दौरान क्या हुआ, महिलाओं ने कारखानों में काम करना और अन्य क्षेत्रों में काम करना चालू कर दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, जिससे क्या हुआ, समाज में उसकी भूमिका क्या होगी, बदलाव हुआ या बदलाव आया। ठीक है, महिलाओं के। आगे क्या है, सामाजिक अशांति। ठीक है, युद्ध के बाद सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। क्या बोल रहा है, युद्ध के बाद सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। ठीक है, चलिए दसवां है आर्थिक विनाश। ठीक है, तो विश्व युद्ध के कारण यूरोप और अन्य क्षेत्रों में भारी आर्थिक विनाश हुआ। ठीक है, विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ, यूरोप और अन्य क्षेत्रों में भारी आर्थिक विनाश हुआ। ठीक है, चलिए 11 नंबर है महंगाई और गरीबी। ठीक है, युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। ठीक है, जाहिर सी बात है, जिससे महंगाई और गरीबी बढ़ी, है ना। चलिए आगे क्या हुआ, भारतीय वस्तुओं की मांग। ठीक है, युद्ध के कारण जूट, कपड़ा और रेल जैसी औद्योगिक वस्तुओं की क्या होगी, मांग बढ़ गई। ठीक है, फिर है 13 नंबर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा दिया। ठीक है, चलिए आगे क्या है, निष्कर्ष इसका हम जान लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कई कारण थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के कई कारण थे, इसका प्रभाव व्यापक था, जिसने न केवल युद्ध में शामिल देशों को प्रभावित किया, बल्कि दुनिया भर के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रतिदर्शियों को भी बदल दिया। ठीक है, क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध ने कई कारण और इसके प्रभाव व्यापक था। ठीक है, जिसने केवल युद्ध में शामिल देशों को नहीं, ठीक है, प्रभावित नहीं किया, बल्कि दुनिया भर के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को भी बदल दिया। ठीक है, चलिए तो हमने इसमें पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है
1917 की रूस क्रांति के कारणों का वर्णन करें, अथवा पूछ दे अगर 1917 की रूस क्रांति के स्वरूप एवं परिणामों का व्याख्या करें। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन अगर कोई भी पूछ दे, ठीक है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछ दे एग्जाम में, तो आंसर जो मैं बता रहा हूँ वही आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, 1917 की रूस क्रांति, ठीक है, रूस क्रांति के कारणों का वर्णन करें, या तो फिर पूछ दे 1917 की रूस क्रांति के स्वरूप एवं परिणामों की व्याख्या करें। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों का क्वेश्चन का आंसर मैं करवा दिया हूं इस वीडियो में। अब देख ले, अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर दे। ठीक है, चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बहुत आसानी से समझा दूंगा, आसान शब्दों में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं हम, क्या बोल रहा है भूमिका। ठीक है, सन 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सन 1917 की, ठीक है, रूस की क्रांति जो हुई उसकी क्या है, विश्व इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह क्रांति राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का युग था। ठीक है, यह राजनीतिक क्रांति जो है, क्रांति राजनीतिक का क्या था, राजनीतिक और सामाजिक का उथल पुथल का युग था। ठीक है, 1917 में रूस में दो क्रांति हुई। 1917 में रूस में कितनी क्रांति हुई, दो क्रांतियां हुई, जिन्होंने देश को पूरी तरह से बदल दिया। जब दो क्रांति हुई तो उसने क्या किया, देश को पूरी तरह से बदल दिया। ठीक है, पहला मार्च 1917 में हुआ, ठीक है, तथा दूसरा अक्टूबर 1917 में। मतलब एक ही देश में दो क्रांति हुआ, पहले मार्च 1917 में हुआ और दूसरा कब हुआ, अक्टूबर 1917 में। ठीक है, ये आपका एक नंबर में आ सकता है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। चलिए फिर क्या है, दो क्रांतियां और गृह युद्ध के बाद रूस ने अपनी राजशाही को समाप्त कर दिया। ठीक है, दो क्रांतियों और गृह युद्ध के बाद क्या हुआ, राजशाही को समाप्त कर दिया, किसने, रूस ने। ठीक है, और समाजवादी शासन प्रणाली को अपना लिया। ठीक है, चलिए आगे क्या है, रूस क्रांति, ठीक है, 1917 के मुख्य कारण क्या थे। जब रूस क्रांति 1917 में हुआ था तो इसका मुख्य कारण क्या थे, तो रूस क्रांति 1917 वास्तव में किसी एक कारण या घटना का परिणाम नहीं था। ठीक है, बल्कि इसके पीछे कई कारण थे, जैसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण थे। ठीक है, यह क्रांति को अचानक हुई घटना नहीं, यह क्रांति कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि यह रूस समाज ने लंबे समय से चली आ रही तमाम समस्याओं का परिणाम था, यह थी। ठीक है ना, चलिए आगे क्या है, तो क्या क्या थी, कृषि संकट और किसानों का खराब स्थिति। ठीक है, मजदूरों का शोषण, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भी था। ठीक है, बढ़ता खाद्य संकट और महंगाई, विदेशी पूंजियों की निर्भरता, सामाजिक असमानता। ठीक है, फिर क्या है, जाति और धर्म भेदभाव, है ना, महिलाओं और बच्चों की स्थिति। ठीक है, शिक्षा और स्वच्छ सुविधाओं का अभाव। ठीक है, अधिकारों का अभाव। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक एक करके जानते हैं, नीचे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, कृषि संकट और किसानों की खराब स्थिति। ठीक है, क्या है, रूस की आधा से ज्यादा, ठीक है, जनता कृषि से जुड़ी थी। रूस की आधा से ज्यादा जनता क्या थी, कृषि से जुड़ी थी। ठीक है, और कृषि रूस की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी। कृषि जो था वो रूस का अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी। ठीक है, लेकिन किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। किसानों की स्थिति जो थी वो बहुत ही खराब थी, दयनीय थी। सबसे खराब बात यह था कि किसान मेहनत करता था, मगर जमीन का मालिक हक मालिकाना हक, ठीक है, मालिकाना हक किसका था, सामंतों और चर्चों के पास भी थी। ठीक है, चर्चों के पास थी। क्या बोल रहा है, सबसे खराब स्थिति यह थी कि किसान मेहनत करता था, मगर जमीन का मालिकाना हक किनके पास होता, सामंतों और किसके पास, चर्चों के पास थी। ठीक है, किसानों की स्थिति में कई सुधार नहीं हुआ, सॉरी, किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। ठीक है ना, चलिए ठीक है, आगे है, किसानों को भारी करों करों का बोझ उठाना पड़ा था। ठीक है, किसानों को भारी करों का बोझ उठाना पड़ा था, और वे लगातार
कर्ज में डूबते रहे थे। ठीक है, इसमें उनके असंतोष बढ़ा। क्या हुआ इसमें उनमें क्या सॉरी इससे उनमें क्या हुआ, असंतोष बढ़ा और वे क्रांति के लिए तैयार हो गए। ठीक है, चलिए आगे है मजदूरों का शोषण। ठीक है, तो कारखानों और काम करने वाले मजदूरों की स्थिति बेहद खराब थी। काम के घंटे काफी लंबे और थकाऊ थे। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी मिलती थी और कई कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। ठीक है, कोई कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे क्या है, फैक्ट्री मालिकों द्वारा मजदूरों के शोषण ने उन्हें संगठित होने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, और वे अपने अधिकारों के मांग करने लगे। ठीक है, क्या करने लगे, वे अपने अधिकारों के मांग करने लगे। इससे श्रमिक आंदोलन और बल मिला। ठीक है, जो 1917 की क्रांति का क्या हुआ, एक प्रमुख कारण बना। ठीक है, चलिए आपको उम्मीद है कि पढ़ने से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ने रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से क्या किया था, ध्वस्त किया कर दिया। ठीक है, युद्ध के कारण सरकार ने भारी मात्रा में सैनिकों की भर्ती की। ठीक है, लेकिन उन्हें पर्याप्त हथियार और वेतन नहीं दिया गया। इससे सैनिकों में भी असंतोष बढ़ा। अन्य देशों के मुकाबले रूस के सैनिक बड़ी संख्या में हताहत हुए। ठीक है ना, चलिए आगे क्या बोल रहा है, युद्ध के दौरान परिवहनों के साधनों का उपयोग सेना कार्य में किया गया। ठीक है, जिससे उद्योग को कच्चे माल नहीं मिल पाया और उत्पादन क्या बोल रहा है, और उत्पादन ठप हो गया। ठीक है, इससे इससे क्या हुआ, आर्थिक संकट और गहरा हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे क्या बोल रहा है, बढ़ता खाद्य संकट और महंगाई। ठीक है, लंबे खिंचते युद्ध के कारण रूस में खाद्यान्न और उत्पादन कम हो गए। ठीक है, कम हो गया और भीषण अकाल पड़ गया। ठीक है, क्या हो गया, और भीषण अकाल पड़ गया। खाद्यान्न पदार्थों की भारी कमी और बढ़ती महंगाई ने आम जनता को भूखे और गरीबी के दलदल में क्या कर दिया, धकेल दिया। ठीक है, लंबे खिंचते युद्ध के कारण क्या हुआ, रूस में खाद्यान्न और उत्पादन कम हो गए। ठीक है, और भीषण अकाल पड़ गया। ठीक है, खाद्य पदार्थों की भारी कमी और बढ़ती महंगाई ने आम जनता को भूखे और गरीबी के दलदल में क्या कर दिया, धकेल दिया। ठीक है, चलिए आगे क्या है, शहरों में रोटी की कमी और कारण हड़तालें और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ठीक है, शहरों में रोटी की कमी के कारण हड़तालें और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ठीक है, लोग सड़कों पर उतरने लगे, जो क्रांति का तत्कालीन कारण बना। ठीक है, चलिए फिर क्या है, विदेशी पूंजियों पर निर्भरता। ठीक है, रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या हो गई थी, विदेशी पूंजियों पर निर्भर थी। ठीक है, बढ़ते कर्ज और बोझ ने रूस की जनता में विरोध की चिंगारी को जलाने का काम किया। ठीक है, विदेशी पूंजियतों ने केवल मुनाफे पर ध्यान दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है, विदेशी जो पूंजीते थे, जो पूंजी दिए थे उसको, उसने केवल क्या किया, मुनाफे पर ध्यान दिया। ठीक है, चलिए आगे क्या है, सामाजिक असमानता। ठीक है, रूस समाज में सामाजिक असमानता बहुत अधिक थी। रूस समाज में सामाजिक असमानता बहुत अधिक थी। ठीक है, समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, अमीर जमींदार और गरीब किसान। ठीक है, अमीर वर्ग के पास सभी सुविधाएं थी, जबकि गरीब वर्ग को क्या थी, भूखमरी और गरीबी का सामना करना पड़ता था। ठीक है, चलिए आगे क्या है, जाति और धर्म में भेदभाव। ठीक है, रूस एक बहुजाति और बहुधार्मिक समाज था। ठीक है, रूस रक्त जाति और प्राथमिकता दी जाती थी। ठीक है, रूस जाति को प्राथमिकता दी जाती थी। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोल रहा है, अन्य जातियों और धर्मों को लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है ना, इससे उनमें क्या हुआ, असंतोष पैदा हुआ। यही सब के कारण से असंतोष पैदा हुआ, जिसके कारण रूस में क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। चलिए आगे क्या है,
महिलाओं और बच्चों की स्थिति, ठीक है, महिलाओं और बच्चों की स्थिति बहुत दयनीय अवस्था में थी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, महिलाओं को कोई राजनीतिक या सामाजिक अधिकार नहीं थे, महिलाओं को कोई राजनीतिक या सामाजिक अधिकार नहीं थे और उन्हें पुरुषों के समान काम करने के बावजूद काम कम मजदूरी मिलती थी, ठीक है। वो क्या करते थे, पुरुषों के समान ही काम करते थे, लेकिन उनको उसके बावजूद भी उनको क्या मिलती थी, कम मजदूरी मिलती थी, ठीक है, जिसके कारण उनके बीच में और असंतोष पैदा हुआ महिलाओं में। चलिए, फिर क्या बोल रहा है, बच्चों को उनकी कम उम्र के बावजूद उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, ठीक है, जिससे उनका शोषण होता था, है ना। चलिए चलिए आगे क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, ठीक है। निम्न वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं ना सुविधाएं ना के बराबर थी, ठीक है। क्या बोल रहा है कि निम्न वर्ग के लोगों को, ठीक है, निम्न वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर थी, ठीक है। अभिजता वर्ग के लोगों के पास अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं थी, लेकिन आम जनता को इन सुविधाओं में वंचित रखा गया, ठीक है, आम जनता को इन सुविधाओं से क्या रखा गया, वंचित रखा गया, ठीक है। इसमें सामाजिक असमानता और ज्यादा बढ़ गई, क्या हुआ, इसी के कारण सामाजिक असमानता और ज्यादा बढ़ गई और लोगों ने सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ गया, ठीक है, लोगों के बीच में क्या हुआ, सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ गया, जाहिर सी बात है। चलिए आगे क्या है, 10वां नंबर, अधिकारों का अभाव, ठीक है। रूस में निरंकुश जारशाही थी, ठीक है, क्या था, रूस में निरंकुश जारशाही थी। इससे जनता में यह भावना पैदा हुई कि उसकी समस्याओं का समाधान केवल क्रांति के माध्यम से ही संभव है, ठीक है। लोगों के बीच में यह पैदा हुआ कि अब उनकी समस्याओं का समाधान एक ही केवल कर सकता है, वो है क्या है, क्रांति, ठीक है, तो क्रांति के माध्यम से ही संभव है। चलिए आगे क्या है रूस क्रांति 1917 के परिणाम, मैंने पहले बता दिया, दोनों क्वेश्चन को भी पूछे, कारण या परिणाम, आपको जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह से लिखना है, ठीक है। पहले आपको कारण लिखना है, फिर आपको परिणाम लिखना है, ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूँ। चलिए आगे क्या बोल रहा है, रूस क्रांति 1917 में 17 के परिणाम के केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण थे, ठीक है। रूसी क्रांति जो 1917 के परिणाम न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण थे, ठीक है। इस क्रांति ने रूस की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया, है ना। चलिए आगे क्या है, जारशाही का अंत किया, ठीक है, समाजवादी सरकार की स्थापना, सोवियत संघ का गठन, निजी संपत्ति और राष्ट्रीयकरण, ठीक है, किसानों को जमीन, ठीक है, सामाजिक समानता, महिलाओं की स्थिति में सुधार, आगे क्या है, वैश्विक राजनीतिक पर प्रभाव, शिक्षा का प्रसार, उसके बाद क्या है, कला और साहित्य को बदलाव, ठीक है। चलिए एक एक करके हम जानते हैं नीचे इसका क्या बोल रहा है, जारशाही का अंत, ठीक है, रूस क्रांति के परिणाम स्वरूप जार निकोलस द्वितीय का शासक समाप्त हो गया, ठीक है ना। जार निकोलस जो थे वहां के क्या थे, राजा थे, जिनका क्या हो गया, शासन समाप्त हो गया, ठीक है। जुलाई 1918 में जार और उसके परिवारों को क्या कर दिया, गोली मार दी, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, सामाजिक सरकार, समाजवादी सरकार की स्थापना, ठीक है, बोल्शेविकों के सत्ता पर कब्जा कर लिया और समाजवादी सरकार की स्थापना की, ठीक है, लेकिन नए सरकार के प्रमुख बने, ठीक है, नए सरकार के प्रमुख बने। फिर क्या है, सोवियत संघ का गठन 1922 में रूस और अन्य गणराज्यों, ठीक है, को मिलकर सोवियत संघ का गठन हुआ, ठीक है, कब हुआ, 1922 में, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, बोल्शेविकों सरकार ने, ठीक है, बोल्शेविक सरकार ने निजी संपत्ति, जर्मनी और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक है, इससे पूंजीवादी व्यवस्था का क्या हुआ, अंत हुआ, ठीक है। चलिए आगे क्या है, किसानों को जमीन, ठीक है, किसानों को जमींदारों की जमीन दी गई, ठीक है, जिससे उनकी स्थिति क्या हुई, स्थिति में सुधार हुई, ठीक है। चलिए आगे क्या है, सामाजिक समानता, ठीक है, क्रांति के बाद सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया गया, अभिजिता वर्ग के
विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, महिलाओं की स्थिति में सुधार, ठीक है। तो महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दिए गए और उनकी स्थिति में सुधार हुआ, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, वैश्विक राजनीतिक पर प्रभाव, ठीक है। तो रूस क्रांति ने वैश्विक राजनीतिक को प्रभावित किया और दुनिया भर में समाजवादी सरकारों का गठन को प्रेरित किया, ठीक है। चलिए आगे क्या है, शिक्षा का प्रसार। सरकार ने शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने का प्रयास किया, जिससे जिससे क्या हुआ, रूस की जनता में क्या हुई, साक्षरता की प्रगति हुई, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, कला और साहित्य में बदलाव, ठीक है। क्रांति के बाद कला और साहित्य में समाजवादी विचारधाराओं को बढ़ावा मिला, ठीक है। कई कलाकारों और लेखकों ने समाजवादी विशेषों पर क्या किया, काम किया। इसके लेखन और कला ने नवीन विचारों को क्या किया, जन्म दिया, है ना। चलिए इसका हम क्या जानेंगे, निष्कर्ष जान लेते हैं। क्या बोल रहा है, इस प्रकार रूस क्रांति 1917 एक ऐतिहासिक घटना थी, ठीक है। इस प्रकार रूस क्रांति 1917 एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया में क्या किया, राजनीतिक हलचल पैदा कर दिया, ठीक है। और कितने ही देशों ने निरंकुश शासनों का क्या किया, गद्दी छोड़नी पड़ी, ठीक है। और कितने ही निरंकुश शासनों को क्या करना पड़ा, गद्दी छोड़नी पड़ी, ठीक है। इस क्रांति ने निरंकुश साम्राज्यवाद का अंत किया और समाजवादी विचारधाराओं का प्रोत्साहन दिया, ठीक है ना। क्या किया, इस निरंकुश साम्राज्यवाद का अंत किया, ठीक है, और समाजवादी विचारधाराओं को क्या किया, प्रोत्साहन दिया, ठीक है ना। तो चलिए हमने इसमें दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, बहुत ही आसानी शब्दों में मैंने इसको समझा दिया है, ठीक है। चलते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, पेरिस का क्रांति सम्मेलन पर एक निबंध लिखें, ठीक है। क्या बोल रहा है, पेरिस का क्रांति सम्मेलन पर क्या लिखें, एक निबंध लिखें। तो चलिए जानते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो भाई लोग तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है, पेरिस का क्रांति सम्मेलन पर एक निबंध लिखें, ठीक है। बहुत आसानी तरीकों से मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, आप देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 8 जनवरी 1919 में, ठीक है, विश्व स्तर पर शांति को स्थापित करने के उद्देश्य से पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्या बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद 8 जनवरी 1919 में, ठीक है, विश्व स्तर पर शांति को क्या किया गया, स्थापित करने के उद्देश्य से पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसे किसके नाम से जाना जाता है, पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के बाद शांति की शर्त को क्या करना था, निर्धारित करना था, ठीक है, और एक नए विश्व व्यवस्था स्थापित करना था, ठीक है, तथा भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए कुछ नियम और संगठन बनाने पर भी सहमति जताई, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्र ने धुरी राष्ट्र के साथ पेरिस शांति सम्मेलन किया था, ठीक है। इस सम्मेलन में केवल विजय राष्ट्र ने भाग लिया, मतलब कि इस सम्मेलन में किसने भाग लिया था, जो कि विजय मतलब कि जो जीते देश थे वही भाग लिए थे, ठीक है। आगे क्या है, शांति सम्मेलन में विजय देश शामिल हुए थे, मतलब कि जो जीते हुए देश थे वही शामिल हुए थे, ठीक है। इसलिए इस सम्मेलन को विजय देश का मंच भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, इस सम्मेलन में 32 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था, 32 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, है ना। चलिए आगे क्या है, पेरिस शांति सम्मेलन की प्रमुख संधि, ठीक है। तो वहां पे संधि जो हुए थे, तो पेरिस शांति सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण संधियां हुई थी। पहला, जिसमें वर्षा की संधि को जर्मनी के साथ जोड़ा गया था, ठीक है ना। सेंट जर्मनी की संधि
ऑस्ट्रिया के साथ टोयन संधि, हंगरी के साथ, ठीक है, न्यूली की संधि, बोल्गेरिया के साथ, ठीक है, उसके बाद और सेवरेस की संधि की थी तुर्की के साथ, ठीक है ना। चलिए आगे, इसको आप लिख सकते हैं एग्जाम में या तो नहीं भी लिख सकते, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे चलिए चलते हैं, पेरिस शांति सम्मेलन के उद्देश्य, ठीक है, ये आपको लिखना है, पेरिस शांति सम्मेलन के उद्देश्य, ठीक है। तो पेरिस शांति क्या बोल रहा है, पेरिस शांति सम्मेलन का निम्नलिखित उद्देश्य था, क्या था, शांति स्थापित करना, राष्ट्र संघ का निर्माण, शांति संधियों पर क्या करना, हस्ताक्षर, ठीक है, हस्ताक्षर करना, ठीक है, क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण, ठीक है, युद्ध के बाद व्यवस्था, ठीक है, युद्ध के बाद की व्यवस्था। चलिए एक एक करके हम जानते हैं इसको। क्या बोल रहा है, शांति स्थापित करना, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्र ने पराजित देशों के साथ शांति स्थापित करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या है, राष्ट्र संघ का निर्माण, ठीक है। तो सम्मेलन में राष्ट्रीय संघ की स्थापना का निर्णय लिया गया, जो भविष्य में युद्ध को क्या कर सकता है, रोकने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच था, ठीक है। चलिए फिर क्या है, शांति संधियों पर हस्ताक्षर, ठीक है ना, हस्ताक्षर, मित्र राष्ट्र ने पराजित देशों के साथ अलग अलग शांति संधियां की, ठीक है, जिसमें वर्षा संधि, ठीक है, जर्मनी के साथ भी शामिल थे, है ना। चलिए आगे क्या है, क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण, ठीक है। तो सम्मेलन ने यूरोपीय देशों की सीमाओं का निर्धारण किया गया, ठीक है, जिसमें कई देशों का पुनर्गठन हुआ, ठीक है। चलिए आगे क्या है, पांचवा, युद्ध के बाद व्यवस्था, ठीक है। सम्मेलन ने युद्ध के बाद की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर भी चर्चा किया। सम्मेलन युद्ध में क्या हुआ, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर भी क्या हुआ, चर्चा किया गया, ठीक है ना। चलिए आगे क्या बोल रहा है, सम्मेलन के परिणाम के प्रभाव, ठीक है, सम्मेलन के परिणाम के प्रभाव क्या क्या, जब सम्मेलन किया गया तो उसके प्रभाव भी तो जानेंगे हम। चलिए प्रभाव को भी लिखना है आपको, ठीक है। क्या बोल रहा है, वर्षा संधि, वर्षा संधि हुआ था, जर्मनी के साथ एक कठोर संधि पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है, जिसमें उस पर युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया, ठीक है, क्या हुआ, उसे युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया और उस पर भारी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने और अपनी सेना शक्ति को सीमित करने का क्या किया गया, आरोप लगाया गया, ठीक है। चलिए आगे क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बीज, ठीक है। कुछ विद्वानों का मानना यह कि वर्षा संधि ने जर्मनी के साथ किए गए कठोर व्यवहार की द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बीज बोए, ठीक है। चलिए आगे क्या है, पेरिस शांति सम्मेलन ने, ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन ने प्रभाव व्यापक और दूरगामी थे, ठीक है। इसने न केवल प्रथम विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को आकार दिया, ठीक है, आकार दिया, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद घटनाओं को भी भारी प्रभावित किया, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, पेरिस शांति सम्मेलन के प्रभाव व्यापक रूप से दूरगामी थे, ठीक है। इसने न केवल प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया को आधार दिया, ठीक है, आकार दिया, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद की घटनाओं को भी क्या किया, प्रभावित किया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, पेरिस शांति सम्मेलन की समस्याएं, असफलता, ठीक है। तो पहला क्या है, न्यायपूर्ण संधि, ठीक है, क्या बोल रहा है, न्यायपूर्ण संधि हुए थे, ठीक है। वहां तो क्या हुए थे, सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य शांति स्थापित करना था, ठीक है, किंतु सम्मेलन के सदस्य इसके प्रति गंभीर नहीं थे, ठीक है। क्या बोल रहा है, किंतु सम्मेलन के सदस्य इसके प्रति गंभीर नहीं थे, सभी महत्वपूर्ण नियमों प्रमुख तीन राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका द्वारा ही लिए जाते थे, ठीक है। छोटे राष्ट्र और अन्य सहयोगी राष्ट्र के विचार नहीं जाते थे, ठीक है ना। फिर क्या है, न्याय संगत नहीं थी, क्या बोल रहा है कि अन्य सहयोग राष्ट्र के विचार नहीं किया जाना
न्यायसंगत नहीं था। ठीक है, वर्साई की संधि पर हस्ता हस्ता- हस्ताक्षर करने के लिए जब जर्मन प्रतिनिधित्व मंडल, ठीक है, पेरिस आए तो मित्र राष्ट्र का व्यवहार क्रोध में भरा था। ठीक है, क्या हुआ? जब, क्या बोल रहा है, जब जर्मन प्रतिनिधित्व मंडल पेरिस आए, ठीक है, तो क्या हुआ? मित्र राष्ट्र का व्यवहार कैसा था? क्रोध से भरा था। ठीक है ना? चलिए आगे क्या है? अपमानजनक संधि। ठीक है, संधि का प्रारूप तैयार हो जाने पर जर्मन सदस्यों से हस्ताक्षर करने के लिए जिस तरह का व्यवहार किया गया वह अपमानजनक था। ठीक है, इसलिए जर्मनी के चांसलर सीडमैन ने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है? संधि के प्रारूप तैयार हो जाने पर क्या हुआ? जर्मन सदस्यों के हस्ताक्षर करने के लिए क्या किया? जिस तरह से वहां का व्यवहार किया गया, ठीक है, जिस तरह से वहां व्यवहार किया गया वो अपमानजनक था, इसलिए जर्मन के चांसलर, ठीक है, सीमेंड सीडमैन ने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, इंग्लैंड के समाचार समाचार पत्रों तथा फ्रांस के समाचार पत्रों ने भी जानकर जर्मन के अपमानित किया गया। ठीक है, क्या किया गया? जब सीडमैन ने त्यागपत्र दे दिया तो इंग्लैंड के क्या किए गए? समाचार पत्र तथा फ्रांस के समाचार पत्र ने भी जमकर जर्मनी को क्या किया गया? अपमानजनित किया गया। ठीक है, चलिए आगे क्या है? थर्ड नंबर है आरोपित संधि। ठीक है, सम्मेलन में जर्मनी को एक जर्मनी को बुलाना ही पर्याप्त था। ठीक है, क्या बोल रहा है? सम्मेलन में जर्मनी को बुलाना ही क्या था? पर्याप्त था। युद्ध के लिए जर्मनी को उत्तरदायी ठहराना स्वार्थ अनुचित था। ठीक है, जर्मनी को यह स्वीकारना पड़ा और उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने पड़े जिनका वह दोषी नहीं था। ठीक है, जर्मनी पे झूठे आरोप लगाए गए, ठीक है, और उन पे उनके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाया गया जिनके वे जिम्मेदार नहीं थे, दोषी नहीं थे। ठीक है, चलिए कठोर संधि। ठीक है, इन संधि की तमाम स्रोत कठोर थी। ठीक है, चलिए आगे क्या है? फ्रांस की क्रूरता। ठीक है, विजेता राष्ट्र के स्वार्थ, ठीक है, स्वार्थ भी एक दूसरे से टकराते थे, है ना? फ्रांस फ्रांस जर्मनी के प्रति घोर शत्रुता रखता था। ठीक है, घोर शत्रुता रखता था। ठीक है, और उनका सर्वनाश चाहता था। किनका? जर्मनी का। इंग्लैंड जर्मनी के साथ नर्म रवैया अपनाने का नर्म रवैया अपनाने में पक्ष में था। ठीक है, क्या बोल रहा है? इंग्लैंड जर्मनी के साथ नर्म रवैया अपनाने के पक्ष में था। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है? इन जटिलताओं के कारण सम्मेलन में कई समझौते हुए। ठीक है, लेकिन कुछ समझौते विवा, विवादास्पद रहे। ठीक है, क्या बोल रहा है? इन जटिलताओं के कारण सम्मेलन में कई समझौते हुए लेकिन कुछ समझौते विवादास्पद रहे। ठीक है, और भविष्य में तनाव का कारण बने। उदाहरण के लिए वर्साई की संधि जो सम्मेलन का मुख्य उत्पाद थी। ठीक है, जर्मनी पर कठोर शर्त लगती थी। ठीक है, जर्मनी पे कठोर शर्तें लगती थी और उसे युद्ध के लिए दोषी ठहराती थी। ठीक है, यह संधि जर्मनी के नाराजगी और आक्रोश का कारण बनी। ठीक है, और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का क्या हुआ? एक प्रमुख कारण बनी। ठीक है, चलिए आगे क्या है? इसका निष्कर्ष कहा जा सकता है कि पेरिस शांति सम्मेलन दो विचारकों, ठीक है, के बीच संघर्ष था। ठीक है, दो विचारधारकों के बीच क्या था? संघर्ष था। एक चाहता था कि ऐसा निष्पक्ष न्याय हो जिसमें पराजित नौ राष्ट्रों की भावनाओं का भी कद्र हो। ठीक है, दूसरा पक्ष चाहता था कि इस शक्ति संतुलन बना रहे। ठीक है, और विजय राष्ट्रों को
प्रादेशिक तथा आर्थिक लाभ हो। ठीक है, इस प्रकार शांति सम्मेलन का काम बिल्कुल अशांत एवं संघर्षपूर्ण वातावरण में क्या हुआ, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए हमने इस वीडियो में तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी तरीके से कंप्लीट करवा दिया। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, चलिए तो चौथा क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, राष्ट्र संघ के कार्य उपलब्धियां की विवेचना करें। ठीक है, इसका मैं एक छोटा वीडियो बना दूंगा, उसमें डाल दूंगा। ठीक है, अलग से। आगे जान लेते हैं राष्ट्र संघ की असफलताओं के कारण क्या थे। ठीक है, चलिए तो ये जानते हैं हम, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, राष्ट्र संघ के असफलताओं के कारण थे। ठीक है, क्या क्या थे, चलिए जानते हैं। राष्ट्र संघ का अर्थ सबसे पहले हम लिखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में हुआ। ठीक है, ताकि देशों के बीच क्या हो सके, शांति की स्थापना की जा सके। ठीक है, और फिर आगे किसी प्रकार का युद्ध ना हो, इसी के लिए राष्ट्रीय संघ बनाया गया। ठीक है ना, चलिए आगे क्या बोल रहा है। राष्ट्र संघ की शुरुआत में कुल 32 सदस्य थे। राष्ट्र संघ का शुरुआत जब हुआ था तो उस समय कितने थे, 32 सदस्य देश थे। ठीक है, परंतु बाद में इसके सदस्यों की संख्या 60 हो गई। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ था, जनेवा में था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ था, जनेवा में। चलिए आगे क्या बोल रहा है, राष्ट्र संघ के अंग, तो क्या क्या अंग थे, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ, ठीक है, सचिवालय। ठीक है, 5, है ना। आगे क्या है, चलिए राष्ट्र संघ की असफलता का कारण। ठीक है, तो सभी को यह आशा थी कि यह संस्था निष्पक्ष रूप से कार्य करते हुए विश्व शांति के पवित्र उद्देश्य को क्या कर सकता है, प्राप्त करने में सफल होगी। ठीक है ना, सभी को यह आशा थी कि यह संस्था क्या कर सकता है, निष्पक्ष रूप से कार्य करते हुए विश्व शांति के पवित्र उद्देश्य को क्या कर सकता है, प्राप्त करने में सफल होगा। ठीक है, किंतु कुछ वर्षों के बाद राजनीतिक परिवर्तन के कारण राष्ट्र संघ का क्या हो गया, उपयोगित में कमी आ गई। ठीक है, क्या हो गया, कुछ राजनीतिक परिवर्तन के कारण राष्ट्र संघ की उपयोगित में क्या हो गई, कमी आ गई। ठीक है, फिर फलस्वरूप क्या हुआ, 20 वर्ष के अल्प जीवन काल के पश्चात यह संस्था दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से समाप्त हो गई। ठीक है ना, चलिए उसके बाद क्या है, संविधान की दुर्बलता। ठीक है, राष्ट्र संघ के संविधान में अनेक कमियां थी। राष्ट्र संघ के जो संविधान था उसमें क्या थी, अनेक कमियां थी जो उनकी असफलता का कारण बनी। ठीक है, चलिए आगे क्या है, फर्स्ट इसका, राष्ट्र संघ अपने निर्णयों को मनवाने के लिए सदस्य राष्ट्रों को बाधा नहीं कर सकता था। ठीक है, यह केवल दबाव ही डाल सकता था। अंततः जब राष्ट्रीयों ने उनके निर्णय नहीं माने तो राष्ट्र संघ महत्वहीन हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्या है, राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। राष्ट्र संघ के पास क्या थी, अपनी कोई सेना नहीं थी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, राष्ट्र संघ की परिषद स्वर समिति से ही किसी राष्ट्र को अपराधी घोषित कर सकती थी। ठीक है, क्या बोल रहा है, राष्ट्र संघ की परिषद जो है वो स्वर समिति से ही किसी राष्ट्र को क्या कर सकती थी, अपराधी घोषित कर सकती थी। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है, चौथा, राष्ट्र संघ अपने आर्थिक साधनों के लिए सदस्य राष्ट्र पर क्या कर सकता था, निर्भर था। उनकी स्वतंत्र आय के साधन ना थे, स्वतंत्र आय के साधन नहीं थे। ठीक है, अतः उनके प्राय आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है, संचार की क्या थी, दुर्बलता। ठीक है, तो राष्ट्र संघ का निर्णय करते समय, ठीक है, क्या बोल रहा है, राष्ट्र संघ का निर्णय करते समय
उसकी संचार में अनेक दोष रह गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, जिनके परिणाम स्वरूप उनका विनाश हुआ। ठीक है, आगे क्या है, पहला, संघ की सदस्यता का क्षेत्र व्यापक नहीं रखा गया। ठीक है, तथा प्रारंभ में उसमें पराजित राष्ट्र शामिल नहीं किए गए थे। ठीक है ना, प्रारंभ में जर्मनी उसका क्या था, सदस्य था। प्रारंभ के समय क्या था, जर्मनी उसका क्या था, सदस्य था। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अमेरिका ने प्रारंभ से ही उसकी क्या की, सदस्यता ग्रहण नहीं की। अमेरिका ने प्रारंभ से ही उसकी सदस्यता क्या की, ग्रहण नहीं की, मतलब कि नहीं जुड़ा। ठीक है, प्रारंभ से ही। रूस को भी सदस्य नहीं बनाया गया था, रूस को भी सदस्य नहीं बनाया गया था राष्ट्र संघ का। ठीक है, चलिए चौथा है, केवल कुछ मित्र राष्ट्र की इनके सदस्य थे। केवल कुछ मित्र राष्ट्र ही इनके क्या थे, सदस्य थे। अंततः यह मात्र विजेताओं का संघ था। इनका संघ था, विजेताओं का संघ था। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर, अमेरिका का असहयोग। उन समय अमेरिका राजनीतिक में भाग न लेकर अमेरिका की आर्थिक स्थिति अच्छी करने की थी। ठीक है, क्या बोल रहा है, उस समय अमेरिका राजनीतिक में भाग ना लेकर अमेरिका की आर्थिक स्थिति को क्या करना, अच्छी करने में थी। ठीक है, अतः वह राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। अमेरिका जो है वो राष्ट्र संघ का क्या बना, सदस्य नहीं बना। ठीक है, अमेरिका ने राष्ट्र संघ को एक अनाथ बालक के समान दरवाजे पर छोड़ दिया, है ना। चलिए आगे क्या बोल रहा है, सदस्य राष्ट्रों की स्वार्थ पर था। ठीक है, चलिए राष्ट्र संघ के निर्माण की तिथि से ही सदस्य राष्ट्र उनके अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाने लगे। ठीक है, फ्रांस अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वर्साय संधि को पूर्ण शांति के साथ लागू करना चाहता था। ठीक है, क्या बोल रहा है, फ्रांस अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, ठीक है, स्वार्थ पूर्ति के लिए वर्साय संधि को पूर्ण शांति के साथ लागू करना चाहता था। अतः क्या हुआ, अलग अलग राष्ट्र अपने स्वार्थ पूर्ति करने, ठीक है, स्वार्थ पूर्ति अपने तरीके से करते थे, है ना। चलिए आगे क्या बोल रहा है, निशक्तिकरण की विफलता। ठीक है, राष्ट्र संघ अपनी निशक्तिकरण की योजना को लागू करने में असफल रहा। सन 1930 के बाद यूरोप में हथियारों की होड़ प्रारंभ हुई। ठीक है, सन 1930 के बाद क्या हुआ, यूरोप में हथियारों की क्या हुई, होड़ प्रारंभ हुई, जिसकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हुई। ठीक है, इसका परिणाम राष्ट्र संघ का पतन हुआ। इसका परिणाम क्या हो गया, राष्ट्र संघ का पतन हुआ। ठीक है, चलिए आगे क्या है, छठा, विश्वव्यापी आर्थिक संकट। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, सन 1930 में विश्व में भयानक आर्थिक मंदी का दौर आया। ठीक है, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपनी समस्याओं से ही जूझने लगा। ठीक है, क्या हुआ कि 1930 में, ठीक है, विश्व में भयानक आर्थिक मंदी आई। ठीक है, आ गया, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपनी समस्याओं से जूझने लगा। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार आर्थिक राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार क्या हो गया, आर्थिक राष्ट्रवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें अंतरराष्ट्र की भावना लुप्त हो गई। क्या हो गया, जिसमें अंतरराष्ट्र की भावना क्या हो गई, लुप्त हो गई, मतलब खत्म हो गई। ठीक है, चलिए आगे क्या है, संघ के सदस्यों के बीच असंतोष। ठीक है, संघ के सदस्यों के बीच असंतोष का कारण निर्णयों पर एकदम नहीं बना पाता था, है ना। चलिए आगे क्या बोल रहा है, आक्रामक देशों की रवैया। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान की आक्रामक रवैयों ने संघ की कमजोरियों का क्या कर दिया, फायदा उठाया। ठीक है, चलिए आगे क्या है, नौवां, द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के असमर्था। ठीक है, क्या बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय सहयोगों को बढ़ावा देने और दूसरे विश्व युद्ध के फैलने को रोकने के लिए प्रयासों के बावजूद राष्ट्रीय संघ द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने को रोकने में असमर्थ रहा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और दूसरे विश्व युद्ध को फैलने से रोकने को, ठीक है, अब प्रयास के बावजूद भी क्या हुआ, राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने को रोक नहीं पाया, असमर्थ रहा। ठीक है, रोकने से। चलिए आगे इसका निष्कर्ष है, क्या बोल रहा है, राष्ट्र संघ तो समाप्त हो गया, किंतु उनकी सबसे बड़ी और प्रशासनिक उपलब्धियां यह रही कि वह एक ऐसे विश्व संगठन के निर्माण की विचारधारा को जन्म दे गया जिसने
वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है, राष्ट्र संघ तो समाप्त हो गया, किंतु उसकी सबसे बड़ी और प्रशासनिक उपलब्धियां यह रही कि वह एक ऐसी विश्व संगठन का निर्माण की विचारधारा को जन्म दिया जिसने क्या किया, वर्तमान के संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म दिया। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए, हाँ, तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपको नहीं जानना है। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, हिटलर नाजीवाद, ठीक है, के उत्थान के कारणों का विवेचना करें। ठीक है, चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6ठा हम। तो भाई लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, हिटलर के उत्थान के कारणों की विवेचना करें। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था। कब हुआ था, हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था। ठीक है, और उसकी युवावस्था गरीबी में बीती थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में उसने सेना की नौकरी पकड़ ली। प्रथम विश्व युद्ध के समय उसने किसकी नौकरी पकड़ ली, सेना की नौकरी पकड़ ली। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, और तरक्की करता गया, मतलब कि और बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। ठीक है, आगे क्या है, युद्ध में जर्मनी की हार से वह दुखी था। युद्ध में जर्मनी की हार से वह क्या था, दुखी था, लेकिन वर्साई संधि द्वारा जर्मनी पर लगाई गई शर्तों के कारण उसका गुस्सा और बढ़ गया। ठीक है, क्या हुआ, वर्साई संधि के द्वारा जर्मनी पर लगाई गई शर्तों का क्या हुआ, उसका कारण क्या हो गया, गुस्सा और बढ़ गया, किसका, हिटलर का। ठीक है, 1919 में वह जर्मनी वर्कर पार्टी नामक एक छोटी पार्टी में क्या हो गया, शामिल हुआ। ठीक है, फिर आगे क्या है, बाद में हिटलर ने उस पार्टी पर कब्जा कर लिया। बाद में हिटलर ने उस पार्टी पर कब्जा कर लिया, कब्जा नहीं किया, पहले उसमें हिस्सा लिया, उसके बाद खुद के कब्जे में ले लिया, अंडर में ले लिया। ठीक है, उसका नाम बदल कर नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, मतलब इतना लंबा नाम कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसी पार्टी को हम नाजी पार्टी या नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसी पार्टी को हम नाजी या नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए आगे क्या बोल रहा है, हिटलर के उत्थान के कारण। ठीक है, हिटलर के उदय निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, क्या बोल रहा है, भाषणबाजी का कला। ठीक है, वर्साई की संधि, जर्मनी का आर्थिक संकट, और फिर क्या है, नाजी पार्टी, समाजवाद का भय। ठीक है, आगे क्या है, यहूदियों लोगों में प्रति घृणा। ठीक है, फिर क्या है, महामंदी, वाइमर गणराज्य की कमजोरी, फिर क्या है, स्वयं सेवक दल की निर्माण, हिटलर का व्यक्तित्व। ठीक है, चलिए एक एक करके जानते हैं हम सब। भाषणबाजी की कला। ठीक है, तो हिटलर एक परख वक्ता था। ठीक है, अपने भाषणों से वह लोगों को पागल कर देता था। उसने एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का वादा किया। ठीक है, उसने विकास और रोजगार का वादा किया। जनता को हिटलर ने, ठीक है, उम्मीद की किरण दिखी। जनता को क्या हुआ, हिटलर में उम्मीद की किरण दिखी। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है, वर्षा की संधि। ठीक है, इस संधि ने जर्मनी को कई क्षेत्रों में वंचित कर दिया। ठीक है, इस संधि ने जर्मनी को कई क्षेत्रों में वंचित कर दिया। उसी सेना ने सीमित कर दिया, उसकी सेना को सीमित कर दिया, और उस पर क्या हुआ, भारी युद्ध क्षतिपूर्ति धोप दी। ठीक है, क्या बोल रहा है, वर्षा संधि ने क्या किया, इस क्षेत्र को वंचित कर दिया। ठीक है, कई क्षेत्रों में उन उनकी सेनाओं को सीमित कर दिया गया और उन पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति थोप दी गई। ठीक है, इसने जर्मन जनता में व्यापक आक्रोश और निराशा फैल गई। ठीक है, इसी का बदला लेने के लिए हिटलर आगे आया और जनता को विश्वास दिलाया। ठीक है, क्या विश्वास दिलाया, चलिए जानते हैं। जर्मनी का आर्थिक संकट। ठीक है, युद्ध के बाद जर्मनी को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ठीक है, जिसमें बेरोजगारी और गरीबी शामिल थी। ठीक है, हिटलर ने लोगों को विश्वास दिलाया कि एक महादल तथा ठीक है, एक महान दल तथा एक महान नेता की इस सभी समस्याओं की जर्मनी के लोगों को तुरंत छुटकारा दिला सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, निजी पार्टी, सॉरी नाजी पार्टी। ठीक है, हिटलर के वादों
वादाओं तथा नाजी पार्टी के घोषणा कार्यक्रम से लोगों को यह विश्वास हो गया कि केवल हिटलर तथा उसका दल नाजी पार्टी, ठीक है, ही जर्मनी को अपनी उन, उन उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचा सकता है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, हिटलर के वादों और तथा नाजी पार्टी के घोषणा कार्यक्रमों, ठीक है, घोषित कार्यक्रमों से लोगों को क्या किया हो गया, विश्वास हो गया कि केवल हिटलर तथा उसका दल नाजी पार्टी ही क्या कर सकता है, जर्मनी को अपनी उत्तीर्ण उच्च शिखर पर क्या कर सकता है, पहुंचा सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, समाजवाद का भय। ठीक है, हिटलर का उदय का एक और कारण जर्मन में समाजवाद का भय था। ठीक है, जिस प्रकार रूस में राजशाही को हटाकर समाजवाद लाया गया, उसको देखते हुए जर्मन के पूंजीपतियों को डर हो गया कि कहीं जर्मन के लोग पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त ना कर दें। ठीक है, जिसके कारण मजदूर होकर पूंजीपतियों ने हिटलर को और मदद किया। ठीक है, हिटलर का और मदद किया। आगे क्या है, यहूदियों लोगों के प्रति घृणा। ठीक है, जर्मन में यहूदियों की संख्या जर्मन लोगों की संख्या से कम था। ठीक है, साथ ही जर्मन लोग यहूदियों से घृणा करते थे, मतलब कि उन लोगों से नफरत करते थे। ठीक है, इसी के बीच हिटलर का मानना था कि इन्हीं के कारण जर्मन युद्ध में हार गया। ठीक है, इसी कारण क्या था, हिटलर का मानना था कि इन्हीं के कारण जर्मन युद्ध में हार गया। ठीक है, क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं, वो मानते थे कि ये लोग क्या हैं, देशद्रोही हैं। और हिटलर ने जर्मन के लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर वह उसे शासन बनाएंगे तो जर्मन में क्या होगा, यहूदियों को हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्या किया, हिटलर ने यह विश्वास दिलाया कि उसे अगर शासक बनाया गया तो जर्मन से यहूदियों को हटा दिया जाएगा। यही कारण है कि जर्मन के लोग के अंदर हिटलर आते गए। ठीक है, यही कारण था कि जर्मन में लोगों के अंदर हिटलर आते गए। ठीक है, चलिए आगे क्या है, महामंदी। ठीक है, 1929 की महामंदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, और भी कमजोर कर दिया, जिससे बेरोजगारी और क्या हुआ, गरीबी बढ़ गई। ठीक है, चलिए आगे क्या है, वाइमन गणराज की कमजोरी। ठीक है, तो वाइमन गणराज और जर्मनी की सरकार थी कमजोर और आर्थिक थी। ठीक है, जिससे लोगों का विश्वास इसमें कम हो गया, है ना। चलिए आगे क्या है, स्वयं सेना दल का निर्माण। ठीक है, वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी की सैनिक शक्ति बहुत कम कर दी गई, जिसके कारण बहुत से सेना बेरोजगार हो गए। ठीक है, ये बेरोजगार सैनिक हिटलर के स्वयं सेवक दल में शामिल हो गए, जिन सैनिकों को हटा दिया गया था। ठीक है, वे सैनिक क्या हुए, हिटलर के स्वयं सेवक दल में शामिल हो गए और हिटलर के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, चलिए आगे क्या है इसी का, हिटलर ने इन्हीं सेनाओं के सहयोग से अपनी सेना का गठन किया। हिटलर ने इन्हीं सेनाओं के सहयोग से अपना सेना का क्या किया, गठन किया। स्वयं सेवक दल का प्रमुख कार्य नाजी पार्टी की रक्षा करना और अन्य विरोधी राजनीतिक दलों का क्या करना, भंग करना था। ठीक है, चलिए अगला क्या है, 10वां नंबर, हिटलर का व्यक्तित्व। ठीक है, हिटलर एक नाजी पार्टी का उत्थान में स्वयं हिटलर की व्यक्तित्व एवं गुणों को भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, यह अवधारणा वाक्त्व था। ठीक है, भीड़ को मनमाने ढंग से नियंत्रित करने की क्षमता रखता था। ठीक है, साथ ही वह एक क्रूर संगठन करता था और अपने लक्ष्य के मार्ग में आने वाले किसी भी शक्ति अथवा व्यक्ति को कुचल देता था। ठीक है, हिटलर का यही काम था, है ना। आगे क्या है इसी का है, उसने कई बार अपनी पार्टी का क्या किया, शुद्धिकरण किया। ठीक है, किसने, हिटलर ने, जिसका अर्थ था कि उन व्यक्तियों की हत्या जिसमें वह असंतुष्ट होता था। ठीक है, जिससे वह असंतुष्ट होता था, वह प्रचार तथा प्रसार करने में बहुत ही कुशल था। ठीक है, हिटलर जो था वो प्रचार तथा प्रसार करने में बहुत ही कुशल था, इसलिए जर्मनी की जनता उस पर क्या करती थी, अंधविश्वास करती थी, है ना, और वह उसे देवतुल्य समझने लगे,
है ना। चलिए आगे क्या है, इसका निष्कर्ष जान लेते हैं हम। क्या बोल रहा है, उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर इतना तो कहा जा सकता है कि अगर वर्षा की कठोर और अपमानजनक संधि जर्मनी पर थोपी नहीं गई होती तो हिटलर और नाजीवादी का इतना आसानी से उदय नहीं होता, है ना। साथ ही जर्मनी के ताकत तत्वकालीन, ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में भी हिटलर के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, यही बोला गया है कि अगर वर्साय की कठोर और अपमानजनक संधि जर्मनी पर नहीं थोपी गई होती, ठीक है, तो हिटलर और नाजीवादी का इतना आसानी से उदय नहीं होता। साथ ही जर्मनी के तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में भी हिटलर के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, चलिए हमने टोटल इसमें छह क्वेश्चंस करवा दिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।